हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो क्लास 8वीं का आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 16 फरवरी 2026 को, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हों या फिर इवनिंग शिफ्ट के, आप सभी का कल 16 फरवरी को एसएसटी का जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम, वार्षिक पेपर, ये होने वाला है। ठीक है, और इसकी तैयारी के लिए बच्चों हमने आपको पीवाईक्यू भी करवा दिया है। ठीक है, 3-4 सैंपल पेपर भी करवा दिए हैं। लेकिन आपकी डिमांड थी कि सर जी आप हमें ना एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट या तो पीवाईक्यू या तो सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में समझा दीजिए। तो बच्चों आपकी ही डिमांड पे इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड हैं बच्चों, जिसके आपके एग्जाम में आने के हाईली चांसेस है। यहां से क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि इस सेशन को और इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखना। आपके एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, आपकी जो प्रैक्टिस है, आपके सिलेबस का जो रिवीजन है, सब अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि ये वीडियो हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए भी रहने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और आप सभी को एडवांस में मेरी तरफ से आपका जो कल पेपर होने वाला है, इसके लिए विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। और आई बटन में एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसके अंदर सारे सैंपल पेपर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। अगर कोई वीडियो मिस हो गई हो, लाइव मिस हो गया हो, तो आप देख लेना। पेपर के पैटर्न की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट आप सभी को पेपर का पैटर्न पता है। सेक्शन ए में आपके एमसीक्यू होते हैं, सेक्शन बी में आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन सी में आपके 3 नंबर के, और सेक्शन जो आपका डी रहेगा इसमें 5 नंबर के होते हैं। और फिर 5वें खंड में आपके केस बेस्ड होते हैं और एक होता है आपका 5 नंबर का मैप। ठीक है ना। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में आपका सेक्शन ए बी सी डी ई एफ ऐसे रहता है। ओके, तो रेडी हो बच्चों आज के पेपर के समझने के लिए? रेडी हो बच्चों, शुरुआत करें आज के पेपर को। तो चलिए शुरू करेंगे। देखो बच्चों, यहां पे ना मैंने क्वेश्चन के साथ साथ, देखो सबसे पहले ये सुनो, इस पेपर का जो हमारा खंड का है बहुविकल्पीय प्रश्न का, वो यहां से शुरुआत हो गया है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ना हम सबसे पहले 15 एमसीक्यूज करेंगे। तो आप सभी बच्चे भी इन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है ना, अपने मन ही मन जरूर सोचना। और ऐसा सोच लो जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आपके हिसाब से अब इसका क्या आंसर सही होगा वो सोचो अपने दिमाग में, ताकि आपको पता चले कि आपको इसमें से कितने आते हैं। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और कमेंट में बताना बच्चों मुझे। ठीक है, जैसे हम एमसीक्यू पूरे कर लेंगे ना तो बताना सर मैंने 15 में से 10 के सही दिए, मैंने 15 में से 15 के सही दिए, मैंने 12 के सही दिए। ओके, बताइएगा मुझे। चलो बच्चों देखो यहाँ पे, देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल सुनहरा रेशा के नाम से भी जानी जाती है। यानी कि वो फसल कौन सी है बच्चों, वो क्रॉप्स कौन सी है जिसको हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका जूट। यानी कि जूट को सुनहरा रेशा फसल कहते हैं। अब देखो मैंने व्याख्या कर रखी है क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों यह सुनहरे और चमकदार रेशे का उत्पादन करता है। जूट जो होता है ना, वो सुनहरे और चमकदार रेशे का उत्पादन करता है। इसका उपयोग हम बोरियां बनाने के लिए, रस्सियां बनाने के लिए, या फिर कोई टिकाऊ उत्पाद होते हैं, ठीक है, जूट के बैग वगैरह हो गए, इनको बनाने के लिए करते हैं। तो बच्चों एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि इसको सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि सुनहरे और चमकदार रेशे होते हैं। इसका उपयोग किस किस में करते हैं, तो बोरियां बनाने में, रस्सियां बनाने में, या फिर टिकाऊ उत्पाद बनाने के लिए करते हैं, है ना। तो ऐसे पता है आपको एमसीक्यू भी पता चलता जाएगा, और व्याख्या के अंदर 2 नंबर के क्वेश्चन की भी तैयारी होती जाएगी। ठीक है ना, तो एक तीर से 2 निशाने करेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में यहाँ पे देख लीजिए। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है कि 1756 में डैश की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। यानी कि किसकी मृत्यु के बाद में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो अलीवर्दी खान है, ठीक है, अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उसका जो नाती है, ये कौन था, अलीवर्दी खान का नाती है सिराजुद्दौला, ये बंगाल का नवाब बना था। ठीक है, तो ये आपका जो है ना ए वाला सही हो जाएगा। ओके, तो सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर डेथ ऑफ इज जो भी ग्रैंडफादर कह लीजिए, ठीक है, अलीवर्दी खान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, अब इसे बताओ। देखो हंगरी देश के साथ हमारे देश के संबंध किस प्रकार के होने चाहिए, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है। तो बच्चों देखो आपको पता है
कि हमारे देश में ना दो तरीके की गवर्नमेंट होती है। एक होती है बच्चों सेंट्रल यानी कि केंद्रीय गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट यानी कि राज्य की गवर्नमेंट। तो बच्चों जो सेंट्रल होती है ना, सेंट्रल, ये हमारी पूरी कंट्री को भी देखती है, ठीक है, और कंट्री के बाहर के जो देश हैं उनके साथ भी हमारे संबंध को स्थापित करती है ना। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि हंगरी देश जो कि भारत से बाहर है, तो सिंपल सी बात है, इसके लिए कौन सी गवर्नमेंट काम करेगी, यानी कि कौन तय करेगा कि ये जो है ना इसके साथ संबंध कैसे होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हम केंद्रीय सरकार भी कहते हैं। अब इसी को थोड़ा और अच्छे से समझो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो या फिर कोई विदेश नीति के संबंध में कोई भी निर्णय हो, ठीक है, विदेश नीति का मतलब हो गया हम अपने जो देश की नीति है ना वो अन्य देशों के मामले में क्या अपनाते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। तो केंद्र सरकार के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि राज्य सरकार का क्षेत्र क्या होता है, केवल एक स्टेट होता है, लेकिन सेंट्रल का पूरा देश और देश के बाहर भी। ओके बच्चों, तो आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो विच गवर्नमेंट हैज द राइट टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशंस आवर कंट्री शुड हैव विद हंगरी। तो कौन तय करेगा बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट। और बच्चों यहाँ पे देखो मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख रखी है कि आंसर ये सही क्यों है, ठीक है। तो विद प्रूफ आपको आंसर सही में बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करो, और उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो भी आपको समझाऊंगा। तो बच्चों चौथा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। बच्चों यहां पर आपको मैं 3 ऐसी कृषियों के नाम बताऊंगा जो रोपण कृषि हैं। कौन कौन सी, एक तो काजू, ये रोपण कृषि है, चाय जो है ये भी एक रोपण कृषि है, और कपास ये भी एक रोपण कृषि है। लेकिन बच्चों चावल जो है ना ये एक रोपण कृषि नहीं है। क्यों नहीं है भाई, तो देखो बच्चों रोपण कृषि में मुख्य रूप से क्या, चाय, कॉफी, काजू या रबड़ ऐसी फसलें होती हैं, ठीक है, जिसको बागान में लगाया जाता है। चावल क्या है बच्चों, चावल एक खाद्य फसल है, ठीक है, इसलिए यह रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। चावल क्या है, एक खाद्य फसल होती है बच्चों, ठीक है, इस तरह से। तो अब आपसे बच्चों पेपर में अगर पूछ लिया जाए बताइए व्यावसायिक फसलों के कोई 4-5 नाम बताओ, या फिर रोपण कृषि के कोई 4-5 नाम बताओ, तो बता दोगे ना, चाय फसल है, कॉफी की फसल है, काजू की, रबड़ की फसल है, ये व्यावसायिक फसल है, रोपण फसलें हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, चावल जो वो रोपण कृषि नहीं है बच्चों, ठीक है, आ गया समझ। यहाँ पे राइस हो जाएगा। अब क्यों है तो पढ़ सकते हो, ओके। चलो प्रश्न नंबर 5 देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग है। तो बच्चों ध्यान से सुनो, हमारी जो भारत की संसद है ना इसके 2 पार्ट हैं। कौन कौन से, एक पार्ट है हमारा लोकसभा, ठीक है, एक है पार्ट लोकसभा, और एक पार्ट है हमारा राज्यसभा संसद का, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ दे रखा है, ये देखो जो सी वाला है ना लोकसभा, ये है। अब ध्यान से देखना, भारतीय संसद 3 अंगों में डिवाइडेड है, एक है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जिसमें राष्ट्रपति को हम संसद के पार्ट में वैसे गिनते नहीं है, ठीक है ना। उपराज्यपाल, महालेखा परीक्षक, चुनाव आयोग, ये कोई संसद के अंग नहीं है, दैट्स वाई लोकसभा आपका एकदम सही आंसर है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, तो वो है हमारा लोकसभा, ओके। अब क्यों है और जो आंसर गलत है वो गलत क्यों है ये भी देख लीजिए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कहा गया है 1947 से पूर्व भारत में एकमात्र इस्पात संयंत्र का कारखाना था, यानी कि भारत की आज़ादी से पहले एक ऐसा इस्पात संयंत्र था जो भारत में मौजूद था, ठीक है। तो वो हमें बताना है बच्चों, तो वो क्या है, देखो 1907 में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे हम टिस्को कहते हैं बच्चों, टिस्को की फुल फॉर्म आ सकती है पेपर में, कैसे लिखोगे, टाटा आयरन एंड स्टील जमशेदपुर, ठीक है, कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे क्या है टिस्को कि टाटा आयरन एंड स्टील जमशेदपुर, ये 1947 से पहले भारत में एकमात्र इस्पात खाना था, ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे, ओके ओके। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। अब बच्चों यहाँ पे आपको ना मैं कम से कम मान लो 3 MCQ पूरे करवाऊंगा, बस आप मुझे ना ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो बच्चों हमारे भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 552, कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में अगर हम निर्वाचित सदस्य संख्या की बात करें तो वो है 543, कितनी बच्चों, 543। लेकिन बाकी के जो बचे सदस्य हैं उनको कौन इलेक्ट करेगा भाई, उनको कौन चुनेगा, तो उनको चुनते हैं हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जी, ठीक है।
तो ऐसे याद कर लेना, 2-3 MCQ हो गए आपके। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट मेंबर्स इन द लोकसभा? तो 543। अब कैसे है, आगे देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की एक विशेषता है, यानी कि कौन सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है? तो बच्चों हमारे भारतीय संविधान में ना शक्तियों का बंटवारा है, अर्थात भारतीय संविधान में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार, इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसे हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। तो बच्चों 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि संघीय व्यवस्था किसे कहते हैं, तो याद कर लीजिए किसे कहते हैं कि भारतीय संविधान में केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार, इनके बीच में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा, इसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देख लेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज डिवीजन ऑफ पावर। कैसे है, यहां से देखिए। अब बच्चों जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें ये कुछ ऐतिहासिक घटनाएं दी गई हैं, इनको कालक्रम के अनुसार लगाना है, यानी कि कौन सी घटना पहले हुई, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। तो बच्चों प्लासी की लड़ाई, मीर जाफर का दूसरी बार नवाब बनना, मीर कासिम का नवाब बनना और बक्सर की लड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है ना वो सी वाला हो जाएगा। ठीक है, कि सबसे पहले जो जैसे ये लगा हुआ है ना एकदम सेम ऐसे ही है ये। ठीक है, पहले प्लासी की लड़ाई होती है, फिर मीर जाफर दूसरी बार नवाब बनते हैं, फिर मीर कासिम नवाब बनता है, फिर बक्सर की लड़ाई होती है। ठीक है, तो सेम एकदम ये पहले से लाइन में लगे हुए हैं। और यहाँ पे अगर डेट देखेंगे तो आप डेट भी देख सकते हैं कि प्लासी का युद्ध जो है ना, प्लासी की लड़ाई, ये हुई थी 1757 में, और 1757 में ही मीर जाफर नवाब बना था। 1760 में मीर कासिम नवाब बना था, और 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। बच्चों यहाँ पे डेट में थोड़ा बहुत जो है ना वो हो सकता है डिफरेंस, बाकी आंसर जो है ना वो आपका ये सी वाला ही होगा, जैसा है वैसा ही ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आपका सी वाला सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जनसंख्या पिरामिड क्या है, यानी कि जो जनसंख्या पिरामिड होता है ना उसमें क्या बताया जाता है बच्चों। तो जनसंख्या पिरामिड में जनसंख्या का आयु, लिंग, संगठन, इसका ये आलेखीय निरूपण होता है। यानी कि देखो जनसंख्या पिरामिड जो है वो एक ग्राफिक चित्रण होता है जो किसी क्षेत्र की जनसंख्या के आयु एवं लिंग संरचना को दर्शाता है। तो क्या होता है पॉपुलेशन पिरामिड? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द ए सेक्स कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज कॉल्ड। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, यहां से आ जाएगा। और बच्चों ये वाला क्वेश्चन तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको करवाया था कि हमारा भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 जो है वो इसमें क्या कहा गया है। तो आपको पता है ना बच्चों, हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। इसमें से सबसे पहला कौन सा है हमारा? सबसे पहला बच्चों समता का अधिकार। ठीक है, समता कह लीजिए, या फिर आप इसे ना समानता भी कह सकते हैं। ठीक है, एक ही मतलब है, समता या समानता। बच्चों आपसे एक छोटा सा टास्क मैं ले रहा हूं अब। ठीक है, सारे बच्चे ना मुझे कमेंट करना है एक बार। ठीक है, सारे बच्चे मुझे कमेंट करना कि ये जो हमारे 6 मौलिक अधिकार है ना, 6 मौलिक अधिकार, आपको नाम पता है इनके? अगर नाम पता है बच्चों तो कमेंट करो, और जैसे ही मेरे पास कमेंट आएगा, ठीक है, जहाँ तक हो सकेगा जिसका सही होगा मैं उस बच्चे के कमेंट को हार्ट दूंगा। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके सही हैं। ओके, तो जल्दी से बताओ वो हमारे जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार कितने हैं? हैं तो 6, सबके नाम बताओ। पहला तो समानता का मैंने ही बता दिया है। अब समानता का अधिकार ना बच्चों ये हमारा 14 से लेके 18 में है, 14 से 18 में। तो जो हमारा 17 वाला है ना, अनुच्छेद 17, इसमें कहा गया है कि जो छुआछूत है यानी कि अस्पृश्यता, इसका उन्मूलन किया गया है। ठीक है, और इसे अब दंडनीय अपराध बना दिया गया है। ओके, सेम इंग्लिश में आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो है ना अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, इसको खत्म किया गया है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो सालाबाई की संधि किन के मध्य हुई थी बच्चों? ठीक है, तो पहले ये समझो सालाबाई की संधि हुई कब थी? तो 1782 में। किस किस के मध्य हुई थी बच्चों? अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में। ठीक है, और पहली आंग्ल मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ, और इससे जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध था ना वो भी समाप्त हुआ था बच्चों। ठीक है, तो कब हुई थी ये? मतलब किसके किसके बीच में? अंग्रेज और मराठाओं के बीच में ये लड़ाई हुई थी। ठीक है, अब इससे क्या हुआ था, कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था, ये भी आपको पता चल गया है ना। देखो मैं ना कोशिश यही करता हूं बच्चों कम समय में आपको ज्यादा चीजें समझा सकूं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों आप सारे बच्चे हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी पता है अभी आपका जो अभी 2-3 एग्जाम और बच रहे हैं ना, एक तो भी आपका संस्कृत का बचा हुआ है ना, अभी आपका साइंस का भी बचा हुआ है ना, और साथ ही साथ अभी आपका ना हिंदी का भी बचा हुआ है। तो बच्चों आपको ना मैं साइंस के और हिंदी के मान के चलो
कम से कम 5-5 सैंपल पेपर करवाऊंगा, ठीक है। हिंदी के मान के चलो कम से कम 5-5 सैंपल पेपर, और इतने पेपर अगर आपने कर लिए बच्चों तो आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि फिर तो आपको पास तो छोड़ो, अच्छे नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तभी तो मैं कहता हूं बच्चों कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखा करें, और जो भी वीडियोस हम लाते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लाइक किया करें, ठीक है, क्योंकि लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है, ठीक है। आप लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ बच्चों को ना वीडियो हमारी पसंद आ रही है, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे बच्चों 13। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह की मृत्यु रंगून में हुई थी। तो बच्चों रंगून क्या है? रंगून एक तरह की जेल है जहां पर बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर ये मुगल बादशाह थे, इनको कैद करके रखा गया था, ठीक है। अब पूरा आंसर सुनो। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया था, जहां 1862 में इनकी डेथ भी हो गई थी। रंगून कहाँ पे बच्चों? म्यांमार में है। तो अब देखो यहाँ पे कई आपके एमसीक्यू निकल के आए। क्या निकल के आए? सबसे पहली बात, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके किसने डाला था? अंग्रेजों ने। कब डाला था? 1857 के विद्रोह के बाद। कहाँ पे डाला था बच्चों? रंगून नामक जेल में। अभी कहाँ पे? म्यांमार में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1862 में। तो कई सारी चीजें हैं, है ना, और सारी चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी। ओके बच्चों, चलो इंग्लिश में देख लेंगे सेम चीज। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पीरियर डाइड इन रंगून? तो बहादुर शाह जफर। ओके बच्चों, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। बहुत अच्छा प्रश्न है। मनीषा के समानता के अधिकार का हनन किया गया एवं उसके लिए उसे अदालत जाने से भी रोका जा रहा है। अर्थात मनीषा का ना जो समानता का अधिकार है, ठीक है, उसका हनन हुआ है। जैसे मान लीजिए उसके साथ भेदभाव किया गया है, मान के चलते हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, है ना, तो समानता का अधिकार का हनन हुआ उसका। अब वो चाहती है कि मैं अदालत जाऊं, तो भाई उसे अदालत जाने से भी रोक दिया गया है। तो अब ऐसे में एक तो समानता के अधिकार का उल्लंघन है ही है, इसके अलावा दूसरा वो कौन सा मौलिक अधिकार है जिसका हनन हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों आपको पता होगा, तो हमें ना जो 6 मौलिक अधिकार मिले, इसमें से एक सबसे आखिरी वाला जो है हमारा, वो है अनुच्छेद 32 में, ठीक है। किसमें? अनुच्छेद 32 में। और उसका नाम है बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्योंकि बच्चों इसी अधिकार के तहत ये कहा गया है कि अगर हमारे बाकी के जो 5 मौलिक अधिकार है ना, उनका हनन होगा, तो हम सीधा जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा, विशेष आदेश, अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो, मतलब मानता नहीं है मेरी आपकी बातों को, तो है ना, ये चीज है। अब यहाँ पे ये देख लेंगे लिखा हुआ सारी चीजें। ओके बच्चों, सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों। तो राइट आंसर हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बच्चों अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है एमसीक्यू वाला, फिर हम लोग अपने 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। तो नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 प्रकथन दिए गए हैं, ठीक है। तो संकल्पना सा क्या कहती है? वनों का संरक्षण आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। जो हम फॉरेस्ट हैं, वन है, हमें इनको सिक्योर करना चाहिए, कारण वन हमारी संपदा है। हाँ भैया ये भी सही है कि हमारा जो वन है ना, वो हमारी ही संपदा है। तो दोनों बातें सही भी हैं, और कारण संकल्पना की सही व्याख्या दे रहा है, तो आपका ए सही है ना। सेम इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज नेसेसरी, फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, है ना, तो यहाँ पे ए वाला सही है। अब एक बार ना सारे बच्चे मुझे जल्दी से ये बताओ, ठीक है, एकदम फटाफट से और जल्दी से मुझे ये बताओ कि अभी अभी जो मैंने आपको खंड का करवाया है, ठीक है, खंड का, इसके अंदर जो हमारे 15 एमसीक्यू थे, है ना, 15 एमसीक्यू, आप में से कितने बच्चों ने सही क्वेश्चन के आंसर राइट दिए हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जल्दी लिखो, ठीक है, कि सर जी मैंने 15 में से 10 के, मैंने 12 के, मैंने 15 के 15 के सही आंसर दिए हैं, ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले बच्चों कि आपने क्या पढ़ाई कर रखी है। आज आपका पेपर है, हैं? जल्दी बताओ, देखते हैं कितने बच्चों ने सही पढ़ाई कर रखी है। चलो अब हम शुरुआत करते हैं बच्चों अपने अगले खंड की, जो कि है खंड नंबर खा, यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न का। अब बच्चों इसमें हमारे 2 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखना। ओके देखो बच्चों 2 नंबर का पहला क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आ सकता है। हाशियाकरण से निपटने हेतु कुछ सुझाव दीजिए, या फिर अगर आपको सुझाव नहीं पता है तो आप ये बता सकते हैं कि हाशियाकरण के दुष्परिणाम बताइए, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हाशियाकरण जब होता है तो इसके दुष्परिणाम हम एक बार देखते हैं। पहले दुष्परिणाम देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों देखो
हाशियाकरण के दुष्परिणाम। आपकी सहायता के लिए मैंने छोटे छोटे पॉइंट लिख रखे हैं, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट। जैसे कि एक परिणाम होता है हाशियाकरण का आर्थिक पिछड़ापन। कैसे? हाशियाकृत समुदायों को रोजगार कम मिलता है। ठीक है, समाज में जो हाशिए पे चले जाते हैं ना, उनको ना जो रोजगार है वो कम मिलते हैं, जिससे कि ये लोग गरीबी में जीने को मजबूर हो जाते हैं। दूसरा होता है सामाजिक भेदभाव। ऐसे जो हाशियाकरण समुदाय होते हैं ना, ये समाज की मुख्य धारा से कट ही जाते हैं फिर। ठीक है, उनको कई तरीके के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, राजनीतिक अधिकारों से वंचित। हाशियाकरण के कारण बहुत सारे जो समुदाय होते हैं ना, वो राजनीति से एकदम दूर चले जाते हैं। ठीक है, फिर उन्हें अपने अधिकारों से वंचित भी होना पड़ता है। फिर चौथा क्या है बच्चों, कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव। यानी कि जो वर्ग हाशियाकृत हो गया ना, उसको शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पहली बात तो ये मिलती नहीं है, और मिलती भी है बहुत ही कम, ना के बराबर, उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, जिससे कि ये लोग विकास कर ही नहीं पाते हैं। तो जब कोई हाशियाकरण होता है समाज में, तो ये प्रभाव पड़ते हैं बच्चों। क्या क्या? एक तो वो गरीब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, समाज से मुख्य धारा से वो कट जाते हैं, राजनीति के नाम पे कोई अधिकार नहीं मिलते हैं उनको, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना, ये चीज़ें हैं। अब बारी ये आती है बच्चों कि हाशियाकरण से हम निपट कैसे सकते हैं। दुष्परिणाम हमने देख लिए, अब हम इससे निपटें कैसे, क्या तरीका है निपटने के भाई? तो पहला तो है शिक्षा का प्रचार प्रसार। अर्थात समाज में चाहे हाशियाकरण वाला समुदाय हो, चाहे नॉर्मल समुदाय हो, सभी वर्गों को ना समान शिक्षा का अवसर दिया जाना चाहिए, सभी को। ठीक है, आर्थिक सशक्तिकरण। जो लोग कमजोर वर्ग के हैं ना, उनके लिए रोजगार के सरकार को अवसर खोलने चाहिए, उनको स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान करवाने चाहिए, है ना। इसके अलावा संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा। अर्थात सरकार को हाशियाकृत वर्गों के लिए विशेष योजना लागू करनी चाहिए। यानी कि ना, जो हाशियाकरण वाले वर्ग हैं, इनके लिए सरकार को ना कुछ स्पेशल जो योजना है, जो प्लानिंग्स हैं, वो करनी चाहिए। ठीक है, फिर है बच्चों सामाजिक जागरूकता। अर्थात देखो, समाज में ना हाशियाकरण का एक कारण क्या है कि जातिवाद बहुत है, भेदभाव बहुत है, असमानता बहुत है। तो ऐसे में ना नागरिकों को हमें पहले जागरूक करना पड़ेगा, ताकि वो ये जातिवाद, भेदभाव वगैरह ना करें। और जब भेदभाव नहीं होगा तो हाशियाकरण होगा ही नहीं, है ना। तो हाशियाकरण से ऐसे निपट सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो शिक्षा, शिक्षित करो लोगों को। ठीक है, और जो हाशियाकरण वाले समुदाय हैं, इनकी वो आर्थिक तौर पे और मजबूत बनाओ, है ना। संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करके और सामाजिक जागरूकता इस तरह से करेंगे। ठीक है, देखो मैं ना बच्चों एकदम धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, लेकिन हाँ समझाऊंगा ऐसे कि एक ही बार में दिमाग में छप जाए आपके। ठीक है, तो दुष्परिणाम आप बता देंगे अब आसानी से, निपटने के सुझाव भी बता देंगे। अब बच्चों इसको इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेल द इफेक्ट्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, तो इसके पहले इफेक्ट समझेंगे। तो इफेक्ट है बच्चों, हाँ इफेक्ट है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, deprivation of political rights, impact on education and health। एंड उसके बाद में give some suggestion to deal with marginalization। तो यहाँ पे promotion of education, economic empowerment, protect of constitutional right and social awareness, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। भारत में अंग्रेजी शासन को बढ़ाने में प्लासी की लड़ाई का महत्व बताइए। तो बच्चों प्लासी की लड़ाई का क्या महत्व है जो भारत में अंग्रेजी शासन है इसको बढ़ाने के लिए? तो देखो बच्चों, भारत में अंग्रेजी शासन को बढ़ाने में प्लासी की लड़ाई का महत्व, सबसे पहला अंग्रेजों की पहली बड़ी जीत। कैसे? 1757 में हुई इस प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पे अपना नियंत्रण कर लिया था। ठीक है, तो प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1757 में। और जब ये लड़ाई लड़ी गई तो जो वो थे ना बंगाल के शासक सिराजुद्दौला, तो उसको हरा के अंग्रेजों ने अपना शासन कर लिया। फिर आता है दूसरा पॉइंट, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। अर्थात जब ये जीत कर ली, इन्होंने बंगाल पे जीत ली, तो अंग्रेजों को बंगाल की प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियाँ मिल गई, जिससे उन्होंने पूरे भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ठीक है, अब उन्हें बंगाल की सारी चीज़ें, सारे राइट्स मिल गई इसीलिए। फिर है आर्थिक शोषण की शुरुआत। अंग्रेजों ने बंगाल की जो संपत्ति थी इसका उपयोग तो किया ही किया, और इसका उपयोग ना ऐसे किया कि ये ना व्यापार इन्होंने बढ़ाया। ठीक है, अपना व्यापार, जैसे कि इन्होंने नील की खेती करवानी शुरू कर दी,
अफीम की खेती करवानी शुरू कर दी। तो एक तरीके से ना बंगाल का आर्थिक शोषण किया इन्होंने, और जिससे कि आम लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए। फिर है स्थानीय शासकों में दरार, अर्थात अंग्रेजों ने एक नीति डाल रखी थी बच्चों। कौन सी? फूट डालो राज करो की नीति। कौन सी? फूट डालो राज करो की नीति, जिससे भारतीय रियासतें इनके बीच में और अंग्रेजों क्या नाम है, भारतीय जो जितनी भी रियासतें थी ना 565 के आसपास तक, सारी रियासतों के आपस में झगड़े होने लगे, और इसका फायदा हुआ भाई किसको? अंग्रेजों को। ये चीज़ है बच्चों। तो ऐसा करके आप समझ सकते हैं कि जो प्लासी की लड़ाई है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ओके। अब इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों, तो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी इन इंक्रीजिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश, expansion of British power, beginning of economic exploration, rift among local rulers। इस तरीके से आप पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें पूछा गया है भू निम्नीकरण के 2 कारण लिखिए, अर्थात लैंड डिग्रेडेशन के कोई 2 रीजंस। तो बच्चों पहले ये समझो भू निम्नीकरण का क्या मतलब होता है। भू निम्नीकरण का मतलब होता है कि पृथ्वी की सतह है, जो भूमि है, उसको नुकसान पहुंचना, है ना। तो नुकसान कैसे कैसे पहुंचता है? एक तो नुकसान पहुंचता है बच्चों वनों की कटाई से, क्योंकि हम जितने ज़्यादा पेड़ काटेंगे उतनी ही हमारी मिट्टी की उर्वरता कम होगी और हमारी भूमि जो है वो बंजर हो जाएगी, साथ ही साथ वातावरण को नुकसान होगा। ठीक है। फिर अत्यधिक खेती, अर्थात जब कोई किसान ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक उर्वरक, केमिकल, कीटनाशकों का उपयोग करता है, तो इससे भूमि की जो गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है, और इसके जो मिट्टी की जो उपजाऊपन क्षमता है वो भी घटती है इससे। ठीक है, तो ऐसे करके लिखेंगे। तो देख लेंगे बच्चों वो 2 रीजन कौन से डिग्रेडेशन के, एक तो डिफॉरेस्टेशन एंड एक्सेसिव कल्टीवेशन। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 5 बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न पेपर में जरूर आया है। ठीक है, क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अपने विचार प्रकट कीजिए, या फिर रॉलेट सत्याग्रह की विशेषताओं के बारे में बताओ। ठीक है, तो आओ बच्चों आपको समझाते हैं सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से। देखो सारी चीजें मैंने कितनी अच्छे तरीके से लिख रखी हैं आपको समझाने के लिए, एकदम पॉइंट से। जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो बच्चों लिखेंगे, पहले बताएंगे घटना का विवरण, अर्थात 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के निहत्थे, जनरल डायर ने क्या किया? निहत्थे भारतीयों पर सरेआम गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए। और बच्चों आज भी जो वो एक मंदिर है ना, क्या नाम है, याद नहीं आ रहा, पंजाब में, वहाँ पे जनरल डायर के द्वारा चलाई गई जो गोलियां है ना, उसके निशान आज भी हैं उन दीवारों में। आज भी इतिहास को देखा जा सकता है। ये जो हत्याकांड था जलियांवाला बाग इतना ज़्यादा खतरनाक था। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे बच्चों? 13 अप्रैल 1919 को जो जनरल डायर था, एक ब्रिटिश शासक, इसने क्या किया? वहाँ पे जाके जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर, जो कि वहाँ पे अपना त्यौहार मना रहे थे, उस पर यह कहा कि भाई यहाँ पर ना कुछ जो है विद्रोही हैं, क्रांतिकारी छुपे हुए हैं। ठीक है, अंग्रेजों का विरोध करने वाले, ये बोलते गोलियां चलवा दी, हजारों की संख्या में लोग मारे गए। इसका प्रभाव क्या हुआ बच्चों? इस घटना ने पूरे भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रति गुस्से और विरोध को भर दिया, खास करके सिख धर्म में। ठीक है, वैसे तो पूरे देश में ही कि भाई ऐसा कैसे कर सकता है कोई भी अंग्रेजी शासक कि जाती हजारों की संख्या में लोग गोलियां मार दी हैं। वो लोग तो वहाँ पे अपना त्यौहार मना रहे थे, तो इसीलिए गुस्सा भड़का, विरोधी बन गए। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। अब इससे क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। ये 1919 में हुआ था, 1922 में उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था असहयोग का। ठीक है, जिससे कि आज़ादी की लड़ाई और तेज हो गई। ब्रिटिश सरकार की क्रूरता और उजागर, इस हत्याकांड ने ब्रिटिश शासन की अमानवीय नीति को उजागर किया। इससे जो खुद ब्रिटिशर्स थे उनको भी पता चल गया कि उनकी नीतियां कितनी अमानवीय हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे अंग्रेजों की इस शासन की आलोचना भी की गई थी बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आप बताएंगे। चलो अब इसी में ना हमारा अगला क्वेश्चन क्या था बच्चों कि रॉलेट सत्याग्रह की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बच्चों रॉलेट सत्याग्रह क्या था, अब हम इसको देख लेते हैं बच्चों। बहुत आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। देखो रॉलेट सत्याग्रह की विशेषताएं, इसको ना हम काला कानून भी कहते हैं। ठीक है, काला पानी का कानून कह लीजिए, कुछ भी इस तरीके से। दरअसल रॉलेट एक्ट 1999 में क्या नाम है,
यह आंदोलन 1999 के रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया था। देखो सिंपल सी बात है, रॉलेट एक्ट कब शुरू हुआ था बच्चों? 1999 में। अब ये था क्या? तो रॉलेट एक्ट के तहत बिना मुकदमे के किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने की अनुमति थी। यानी कि ब्रिटिश जो पुलिस थी, ठीक है, उसे ये अधिकार मिल गया था कि वो बिना किसी शक के भी, बिना किसी वारंट के भी किसी को भी भारतीय को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है। ठीक है। फिर गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह, अर्थात महात्मा गांधी ने अहिंसक आंदोलन के माध्यम से इस कानून का विरोध किया। ठीक है, इन्होंने अपना आंदोलन चलाया था तो उसके माध्यम से इन्होंने विरोध किया। देशव्यापी आंदोलन, ये जो सत्याग्रह पूरे देश में फैला और लाखों भारतीयों ने इसमें भाग लिया रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में। ठीक है। फिर ब्रिटिश दमन हुआ। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी क्रूर घटनाएं की, जिससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और तेज भी हो गया था। ठीक है, ओके। तो चलिए बच्चों, आशा करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम ना एक बार इंग्लिश मीडियम में इन सबको समझते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है कि एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन दी जलियांवाला बाग मैसेकर। तो बच्चों पहले तो बताएंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट, इफेक्ट क्या पड़ा था, स्टैंड टू द नेशनल मूवमेंट, ठीक है, एंड एक्सपोज द क्रूटली ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, एक्सपोज किया था किसको? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको क्रूटली तरीके से। डिस्क्राइब द फीचर ऑफ द रॉलेट सत्याग्रह। तो रॉलेट सत्याग्रह के क्या फीचर थे बच्चों? तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये रॉलेट सत्याग्रह जो ब्लैक लॉ था इसके खिलाफ चलाया गया था। सत्याग्रह लीड बाय गांधी जी, कंट्री वाइड मूवमेंट एंड ब्रिटिश सुपरविजन, इस तरीके से। ठीक है, अब शुरुआत होगा बच्चों हमारा अगला खंड, ठीक है, जो कि है खंड नंबर गा। ठीक है, और इस खंड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बन सकता है, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। जो क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगती चले तो देखो क्या करना है, थोड़ा बड़ा लिखूंगा तब आपको समझ में आएगा, है ना। ऐसे करके एक लाइक बटन होगा, ठीक है, उस लाइक बटन पे आपको क्लिक कर देना है और वीडियो लाइक हो जाएगा। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी ज़्यादा। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों अपने दोस्तों में शेयर किया करें हमारी वीडियोस को, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होती है आपके लिए। हम चुन चुन के क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए, सिर्फ 1-2 साल नहीं, पिछले 5-7-10 साल के पेपर से निकाल के। ठीक है, तो बच्चों खंड का अब हमारा शुरू हो रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो देखो प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, लोकसभा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि लोकसभा जो है इसकी क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में। तो बच्चों लोकसभा की विशेषता मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी, इस वीडियो में फिर से अभी एक बार रिवाइज करवा दूंगा, क्योंकि बच्चों पेपर में ऐसा क्वेश्चन जरूर बनता है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो बच्चों देखो नाम से पता चलता है लोकसभा यानी कि लोगों की सभा है ये। ठीक है, कैसे लोगों की सभा कैसे बच्चों? पहले तो इसके चुनाव की बात करेंगे। अब लोगों की सभा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रतिनिधि जाते हैं ना लोकसभा में, जो सदस्य जाते हैं उसे आम जनता चुनती है, यानी कि हम लोग चुनते हैं वयस्क मतदान की प्रक्रिया के द्वारा। जैसे आप बड़े हो जाओगे ना अभी 2-4 साल बाद, जब आपका वोटर आईडी बनेगा तो आप भी लोकसभा के सदस्यों को चुनेंगे। ठीक है, जो चुनाव होंगे तब। ठीक है, अब हम इसमें अपने सदस्यों को चुन के भेजते हैं, तो इसीलिए बच्चों ये निचला सदन कहलाता है, यानी कि आम जनता का सदन कहलाता है ये। ठीक है, इस तरह से। और जितनी भी यहाँ पे बैठकें होती है, मीटिंग होती हैं, इनको कौन हेल्ड करता है, कौन इसका अध्यक्ष करता है बच्चों? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है लोकसभा की बच्चों? 552 है और वर्तमान में 543 है। ये ना 5 सालों के लिए होती है। ठीक है, लोकसभा 5 साल के लिए होती है और उससे पहले भंग भी हो जाएगी। भंग कैसे होगी भाई? तो या तो प्रधानमंत्री जो है ना वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, या किसी कारण उसकी डेथ होता है, यानी कि 5 साल कार्य पूरा करने से पहले अगर संसद भंग हो जाती है उसे बोलते हैं। ठीक है, फिर भारत के राष्ट्रपति इस सदन में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, फिर आता है बच्चों अगला पॉइंट। देखो काफी बड़े बड़े मैंने पॉइंट ले रखे हैं, क्योंकि देखो पेपर में ना ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आएगा, इसीलिए मैंने इतने पॉइंट ले लिए कि अगर आधा आंसर भी आपको याद रह गया ना तो भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो जो हमारी लोकसभा है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट,
ये संघ सूची के विषय जो होते हैं, संघ सूची में बेसिकली देश के हित के विषय होते हैं, क्या नाम है, भारतीय लेवल के, ठीक है। और संवति सूची के विषय कानून पर ये कानून बनाती है। धन विधेयक हो चाहे समान विधेयक हो, ये किसी को भी प्रस्तुत कर सकती है, पारित भी कर सकती है। साथ ही संविधान में संशोधन करती है, आपातकाल की घोषणा यही करती है, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनका चुनाव भी करती है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इसके जो जजेस होते हैं इनकी भी नियुक्ति करवाती है, मदद करती है। और साथ ही साथ इन सभी को अपने पद से हटाने के लिए भी ये महाभियोग चलाती है। क्या चलाती है? महाभियोग प्रक्रिया चलाती है, ठीक है, इनको हटाने के लिए। ओके, तो ये हो गया बच्चों हमारा लोकसभा वाला, ठीक है। अब आप समझिए राज्यसभा की शक्तियां। कौन सा थी? राज्यसभा की शक्तियां। तो क्या है, ध्यान से सुनो। पहली बात, इसका चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा का चुनाव कौन करता है? जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो चुनते हैं, हम नहीं चुनते, हमने जिन्हें भेजा वो चुनेंगे। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ऊपर के लोगों का सदन है, राज्यों की परिषद है ये। बैठकों की अध्यक्षता बेसिकली इसका कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। कौन करता है बच्चों? उपराष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति नहीं, सेमी प्रेसिडेंट, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति जिसे कहते हैं। इसमें अधिकतर सदस्य हो सकते हैं 250, वर्तमान में 245। इसका कार्यकाल होता है बच्चों 6 साल का। जो राज्यसभा होती है ना, वो 6 साल का कार्यकाल होता है। और ये ना स्थायी सदन है, जैसे लोकसभा 5 साल में, हर 5 साल में भंग होगी, लेकिन ये भंग कभी नहीं होगी, क्योंकि इसमें ना 1/23 सदस्यों का जो चुनाव है वो हर 2 साल में होता रहता है, ठीक है। इसके अलावा ये राज्यसभा केवल सामान्य विधेयक पर विचार करके पारित कर सकती है। धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लागू नहीं करेगी, सिर्फ प्रस्ताव रख सकती है लोकसभा के सामने, ठीक है। संवैधानिक संशोधन को पारित करती है। यह संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार देती है ना। और एक जरूरी सूचना, ये जो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव है ये केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, केवल राज्यसभा में, क्योंकि उपराष्ट्रपति तो वहीं का ही होता है ना, इस तरीके से, ठीक है, देखेंगे, है ना। ये हो गया। अब ना एक बार इसको इंग्लिश मीडियम में देख लो बच्चों आप, कि मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकसभा। तो बच्चों पावर कह लीजिए या फिर फीचर्स कह लीजिए लोकसभा की क्या क्या है, सारी की सारी बातें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब इसी में मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द राज्यसभा। तो बच्चों राज्यसभा के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं सारी चीजें, ठीक है, एक ही बार में सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, तो बच्चों अब हम लोग आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में 8वीं क्लास के अपने सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट के एनुअल यानी फाइनल एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो PYQ है या फिर सैंपल पेपर कह लीजिए, इसका सॉल्यूशन कर लिया है। अब जो क्वेश्चन हमारे बच गए हैं, जैसे कि 5 नंबर के क्वेश्चन बच गए हैं, अभी 4 नंबर के बच गए हैं, 5 नंबर का आपका मैप रह गया है, तो इसके लिए अलग से मैं एक पार्ट 2 का वीडियो बना दूंगा, छोटा सा 20-25 मिनट का या आधे घंटे का, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगी। और हाँ बच्चों, हम आपको जो भी PYQ करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए, जो भी सैंपल पेपर करवा रहे हैं, जितनी भी वीडियो है आपके लिए, उन सभी का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को जरूर से शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक देके जरूर जाना। और हाँ बच्चों, आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके SST के पेपर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।